हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोगों को एक नया एक्ट पढ़ना है। उसका नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963 या यूं कहें परसीमा अधिनियम 1963। ये इसका नाम है इस एक्ट का। इस एक्ट को हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये एक्ट जो है कहां कहां एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो ये आपको राजस्थान में मिलेगा, एमपी में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा। जब यूपी का जब हायर जुडिशरी का आप एग्जाम देते हैं वहां भी आपसे लिमिटेशन एक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम यहां पे सबसे पहले ये जानते हैं नाम क्या रखा गया इसका, लिमिटेशन एक्ट रखा गया। तो सबसे पहले आप ये समझिए लिमिटेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए, आप ये जानिए कि जब हमारे अधिकारों का कोई व्यक्ति हनन करता है या हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कहां जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, वाद दाखिल करते हैं। लेकिन यहां भी एक समय सीमा बांधी गई है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आप कोर्ट में जाके न्याय की प्राप्त कर सकते हैं या रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं, उपचार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो आप चाहे जब चले जाएं, ऐसा नहीं है। यहां पे लॉ के द्वारा एक समय सीमा बांधा गया है। जैसे मैं आपको यह बताऊं कि ये हो गए, जैसे ए हो गए और बी हो गए। ए ने क्या किया है? बी से उधार लिया है और एक टाइम दिया है कि फला टाइम को मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, अब वो टाइम बीत जाता है। जिस टाइम को ए ने कहा था कि मैं ये पैसा आपको दूंगा, मान लीजिए टाइम क्या रखा गया था, 25 जून रखा गया था। 25 जून रखा गया था कि 25 जून को ए द्वारा बी को वो पैसा वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, बी को दे दिया जाएगा। 25 जून बीत गया, ए के द्वारा पैसा नहीं दिया गया। अब यहां पर बी के द्वारा ए के विरुद्ध वाद दाखिल करके वह पैसा लिया जा सकता है। ठीक है, बी को यह रेमेडी प्राप्त है। ठीक है, बी के पास यह राइट है कि वह न्यायालय में वाद दाखिल करे और ए से जो भी पैसा इसने 5,000 रुपए, 10,000 रुपए जितना भी दिया था वो उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये जो समय सीमा है, जब 25 जून के बाद अब जो समय सीमा इनकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वाद दाखिल करने की, ध्यान रखिएगा, वाद दाखिल करके पैसा लेने की समय सीमा इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो एक हर परिस्थितियों में समय सीमा अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कुछ अलग समय सीमा बताई गई और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत कोई मामला है तो उसके लिए अलग समय सीमा बताया गया। मतलब हर चीज का अलग अलग समय सीमा बताया गया है कि इतने समय के अंदर आपको वाद दाखिल करके उपचार प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां बताया गया है 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष बताया गया है, समय सीमा है कि ए के द्वारा 25 जून को कहा गया था कि पैसा देंगे, नहीं दिया तो बी का यह दायित्व बनता है कि 3 वर्ष के अंदर वह वाद दाखिल करके ए के विरुद्ध वाद दाखिल करके वो पैसा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये जो समय सीमा है 3 वर्ष का, यही क्या है? ये लिमिटेशन इसी को कहते हैं। ये लिमिट है आपकी कि 3 वर्ष के अंदर आप वाद दाखिल कर सकते हैं। 3 वर्ष के बाद अगर आप आते हैं तब आपको यहां पर रेमेडी प्राप्त नहीं होगी, उपचार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो 3 वर्ष है समय सीमा है, इसी को कहा गया लिमिटेशन, परिसीमा कहा गया। ठीक है, परिसीमा, एक सीमा के अंतर्गत आप वाद दाखिल करके उपचार की प्राप्ति कर सकते हैं, रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जा रहा है लिमिटेशन। यह हुई पहली बात कि हमने समझा लिमिटेशन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि आखिर लिमिटेशन एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इस एक्ट को क्यों लाया गया। हम बिना एक्ट के भी काम ये चल सकता था, हम प्राप्त कर सकते थे पैसा, बिल्कुल प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब जैसे मैं यही एग्जांपल ले लूं
कि ए और बी के मध्य मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या यूं कहें एक नया एग्जांपल, ए और बी के मध्य कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इसमें बी के द्वारा संविदा भंग कर दिया गया। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा? बी के द्वारा कर दिया गया। ध्यान से समझिएगा। अब बी क्या करता है, बी के द्वारा संविदा भंग किया गया। अब यहां पर बी के द्वारा क्या पीड़ित पक्ष कौन है? ए है। तो ए क्या करता है? बी के विरुद्ध 30 साल बाद, ध्यान से समझिए, 30 साल बाद कोर्ट में वाद दाखिल करता है। किस चीज के लिए? क्षतिपूर्ति के लिए, अपने रेमेडी के लिए वाद दाखिल करता है। अब कोर्ट यह कहती है कि भाई आप 30 साल बाद यह वाद दाखिल कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या बी को वो चीजें याद हैं? क्योंकि 30 साल का समय बहुत होता है भाई, आदमी चीजें भूल जाता है। समय के साथ जो हमारा मस्तिष्क है उन सब चीजों को भूलने लगता है, जो पुरानी चीजें होती हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वो चीजें हम भूलते चले जाते हैं। तो अब बी यहां कह सकता है, या कोर्ट यहां पे कहेगा कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब ये इसको पता भी नहीं होगा कि किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। या बी यहां पे कहेगा कि हुजूर हमने किस चीज कागज पर साइन किया हमें पता ही नहीं है। या ये भी हो सकता है कि उस समय कौन गवाह थे ये भी नहीं पता, क्योंकि 30 साल एक लंबा समय होता है। इसीलिए यहां पर कुछ समय सीमा बांध दिया गया है कि उस समय सीमा के अंतर्गत रहते हुए आप वाद दाखिल करें। ऐसा नहीं है कि जब मन करे तब आप आके वाद दाखिल कर दीजिए, 35 साल बाद, 40 साल बाद, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है कि भाई आप अगर ताजा ताजा वाद दाखिल करेंगे तो आपको यह पता होगा कि हमने कहां गलती किया था, कहां साइन किया था, कौन साक्षी था उस समय, कौन गवाह था उस समय, हम ये जानते रहेंगे और वो ताजा हमारे दिमाग में बना रहेगा कि हमने कहां साइन किया है, कौन से कागज लगाए थे, क्या चीजें थी, क्या बातें हुई थी, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये सब हमें पता रहेगा। इसीलिए यहां पे समय सीमा को बांध दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया है कि आपकी मनमर्जी को रोक दिया जाए। ठीक है, आपकी मनमर्जी ना चले कि आप जब मन चाहे तब वाद दाखिल करें। इसीलिए यहां पर समय सीमा लाया गया कि उस समय सीमा के अंतर्गत ही रहते हुए या उस समय सीमा के दायरे में रहते हुए आप वाद दाखिल कर सकते हैं। क्लियर? तो दो चीजें हमने समझी। पहली चीज हमने जाना कि लिमिटेशन क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने जाना कि लिमिटेशन एक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी है। ठीक है, अब क्या आप बता सकते हैं कि क्या लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन एक्ट या लिमिटेशन हम कह लें, क्या हम सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं? तो जवाब होगा बिल्कुल पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? जब आप सीआरपीसी का चैप्टर 36 पढ़ते हैं तो वहां भी लिमिटेशन है कि कब आप कितने अंतर्गत आप वाद दाखिल करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें यहां पे चैप्टर 36 में बताया गया है, लेकिन वो अलग लिमिटेशन है, यहां से नहीं संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ जरूरी चीजें हैं, हम इनको जान लेते हैं कि यदि आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसे आपको जानना चाहिए। क्या क्या चीजें हैं? पहला पॉइंट समझिए कि लिमिटेशन एक्ट उपचार का निषेध करती है, अधिकार का नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान से समझे रहिए। इसी को कहा जाता है कि लिमिटेशन बार्स द रेमेडी एंड नॉट अ राइट। ठीक है, इसका एक अपवाद है सेक्शन 27। जब हम 27 पढ़ेंगे तब हम वहां पर इसको बताएंगे। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि लिमिटेशन एक्ट उपचार का निषेध करती है, अधिकार का नहीं। आप जैसे ये एग्जांपल मैं ले लेता हूं जो हमने दिया है। हमने आपको 5,000 रुपए दिया। क्लियर? 5,000 रुपए दिया, आप आए हमसे कहे कि भैया सर हमें 5,000 रुपए की जरूरत है, मुझे दे दीजिए। हमने आपको दे दिया 5,000। आपने कहा कि फला तारीख को मैं आपको आपका पैसा लौटा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप लौटा दीजिएगा। वो तारीख बीत गई। ठीक है, तारीख बीत गई, आपने लौटाया नहीं। अब मेरे पास क्या राइट है? मेरे पास ये राइट है कि मैं कोर्ट में वाद दाखिल कर सकता हूं।
और वो पैसा जो है जो मैंने आपको दिया था वो प्राप्त कर सकता हूं। ठीक है, मान लीजिए वो हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, लिमिटेशन क्या है, 3 साल का है। जब आपकी तारीख बीत गई, जिस दिन आपको वो पैसा देना था उस दिन से 3 साल का मेरे पास टाइम है। उस 3 साल के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, वाद दाखिल कर सकता हूं, अपने पैसे को वापस ले सकता हूं। क्लियर है, ये मेरे पास राइट है। ठीक है, और ये उपचार मुझे प्राप्त है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, लिमिटेशन एक्ट उपचार का निषेध करती है। उपचार का निषेध कब करती है, अब यही देखिए, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आपने जिस टाइम कहा कि आप पैसा मुझे देंगे, उस 3 साल के अंदर मैंने वाद दाखिल किया, तब तो ठीक है। मुझे नहीं पता चला, मैंने 3 साल के बाद वाद दाखिल किया। ठीक है, परसीमा जो आपका लिमिटेशन था वो क्रॉस हो गया, वो टाइम पीरियड क्रॉस हो गया। 3 साल के अंदर मुझे वाद दाखिल कर से आपसे पैसा लेना था, लेकिन 3 साल के बाद मैंने वाद दाखिल किया, मान लीजिए 4 साल या 5 साल, तो वहां पर मुझे रोक दिया जाएगा, वहां मुझे उपचार प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां 3 साल बताया गया है कि आप 3 साल के अंदर वाद दाखिल करेंगे तब आपको उपचार प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर अब मैं 4 साल या 5 साल के बाद वाद दाखिल कर रहा हूं, इसलिए हमें यहां पे उपचार प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है बात। लेकिन उपचार नहीं प्राप्त होगा तो यहां इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे अधिकार भी खत्म हो गए ना, अधिकार मेरे जिंदे रहेंगे। उपचार भले ही मुझे ना प्राप्त हो, लेकिन मेरे अधिकार, मेरे राइट, आपसे पैसा लेने का अधिकार वो प्राप्त रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि 3 साल बीत गया, मुझे नहीं पता है कि मुझे आपसे पैसा लेना है, मैं भूल गया। आप आते हैं, आप क्या करते हैं, 3 साल के बाद 5,000 रुपए खुद हमको दे देते हैं। ठीक है, 5,000 रुपए खुद हमको दे देते हैं। समझिए ध्यान से, 5,000 आप खुद हमें दे रहे हैं। कब दे रहे हैं, 3 साल बीत गए हैं। ठीक है, 3 साल के बाद आप मुझे पैसा दे रहे हैं। अब जब आपने पैसा दे दिया, तब आपको याद आया, अरे सर का तो 3 साल वैसे ही बीत गया था, वो तो वैसे ही वाद दाखिल करके मुझसे पैसा नहीं ले सकते थे, फालतू में मैंने पैसा दे दिया उनको। तो अब मान लीजिए आप कोर्ट में जाते हैं कि मेरा पैसा दिलवाया जाए, तो कोर्ट यहां कहेगी कि भाई वो वाद नहीं कर सकते, उनको यहां रोका गया है, लेकिन उनका राइट जो है, उनका अधिकार जो है, वो आज भी जिंदा है। इसलिए आप पैसा अब इनसे प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात अब आप पैसा वो 5,000 वो मुझसे प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा राइट अभी भी जिंदा है, अर्थात कि मैं विधिक दायरे में रहते हुए मैं वो पैसा आपसे अभी भी ले सकता हूं। भले ही मेरे 3 साल क्रॉस हो गए हैं, भले ही मेरा लिमिटेशन एक्ट क्रॉस हो गया, लिमिटेशन आपका क्रॉस हो गया है वाद दाखिल करने का, फिर भी मेरे राइट, मेरे अधिकार वो जिंदा रहेंगे। ठीक है, आपने दे दिया तो अब आप नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, मैं मारपीट के तोड़ ताड़ के आपको नहीं पैसा लूंगा, विधि के दायरे में रहते हुए मैं पैसा आपसे लूंगा। ठीक है, आपने दे दिया 3 साल के बाद तो मेरा राइट रहेगा और वो पैसा मेरा ही रहेगा। क्लियर, यही बात यहां पर कही गई है कि लिमिटेशन एक्ट उपचार का निषेध करती है, अधिकार का नहीं। लिमिटेशन बार्स द रेमेडी एंड नॉट एज राइट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज लाइन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखिए, इसी का एक अपवाद है, सेक्शन 27 में बताया गया है। जब 27 हम लोग पढ़ेंगे तो फिर यहां पे हम लोग उस चीज को देख लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, विधि जागरूक की सहायता करती है, न कि सुसुप्त की। अधिकतर आपने पढ़ा होगा, ये एक सूक्ति पर आधारित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इसको याद किए रहिएगा, ये प्री में आपसे पूछा जा सकता है। क्या है सूक्ति? सूक्ति लिखी गई है, विजिलेंटिबस एक्ट नॉन डोरमेंटिबस जूरा सब वेन्यूएंट। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप में इसका प्रोनाउंसिएशन है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, ये सूक्ति है, इसका मतलब होता है विधि जागरूक की सहायता करती है, न कि सुषुप्त की। अर्थात जो अधिकार, अपने अधिकारों के प्रति
सोया हुआ है, सुसुप्त है, आलसी टाइप में पड़ा हुआ है, विधि उसकी भी सहायता नहीं करती है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप समय सीमा के रहते हुए आप बात दाखिल करिए और उपचार प्राप्त करिए। लेकिन यदि आप सो रहे हैं, आपका जो समय सीमा है वो बीत गया है, तो वहां पर विधि भी आपकी सहायता नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने अधिकारों के प्रति खुद ही सजग नहीं है, खुद ही सो रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। तो फिर न्यायालय को क्या पड़ी है? न्यायालय को भी कुछ नहीं पड़ा है। आप सो रहे हैं, न्यायालय भी मस्त है। तो इसीलिए कहा गया है कि यहां पर कि विधि जागरूक की सहायता करती, अर्थात आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप तुरंत बात दाखिल करिए न्यायालय में और अपने उपचार की प्राप्त करिए। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है विधि जागरूक की सहायता करती है, न कि सुसुप्त की, अर्थात जो सोया हुआ है, जिसे अपने अधिकारों की चिंता नहीं है, उसकी सहायता नहीं करती है। कि 3 साल बाद आप आए हैं और मुकदमा दाखिल कर रहे हैं और कोर्ट में और कहेंगे कि भैया हमें रेमेडी चाहिए, नहीं मिलेगी, क्योंकि आप 3 साल तक कहां थे। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बताई गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है यह अधिनियम, कौन सा? लिमिटेशन एक्ट। यह अधिनियम लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी पर आधारित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, तो आप याद रखिएगा यह अधिनियम किस पर आधारित है? लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी पर यह अधिनियम आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन लॉ जो है, अच्छा 2 लॉ होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, दूसरा प्रोसीजरल लॉ होता है। ये अधिकतर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है। तो ये आप जानते रहिए कि जो लिमिटेशन लॉ जो है हमारा, ये प्रोसीजरल लॉ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा लॉ है? लिमिटेशन लॉ, ये हमारा प्रोसीजरल लॉ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह लेक्स फोरी है। ठीक है, कैसा है? लेक्स फोरी है। तो इस तरह हमने कुछ पॉइंट को यहां पर पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से समझिए। हमने लिमिटेशन को जाना कि लिमिटेशन होता क्या है, इसके विषय में जाना। दूसरा पॉइंट जाना कि लिमिटेशन एक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, यह हमने जाना। तीसरा पॉइंट हमने जाना कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो उपचार का निषेध करती है, अधिकार का नहीं। ठीक है, चौथा पॉइंट हमने जाना विधि जागरूक की सहायता करती है, न कि सुषुप्त की। ये हमने सुक्ति एक देखी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पांचवा चीज हमने जाना कि यह अधिनियम लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी पर आधारित है। छठवां हमने जाना लिमिटेशन लॉ जो है ये कैसा लॉ है, ये प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, एंड लास्ट हमने जाना यह लेक्स फोरी है। क्लियर? ये इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए लिमिटेशन एक्ट के तहत जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं। अब समझिए, अब कुछ बेसिक जानकारी हम लोग अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ये तो हुआ बात कि लिमिटेशन एक्ट जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो इसके विषय में आपको जानना चाहिए कि हम जो पेपर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, वो क्या चाह रहा है, वो क्यों आया है, इसके पीछे विधि की मंशा क्या थी, क्यों लाया गया है, उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ये सब समझिए। कोई भी एक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बेसिक जानकारी क्या है इसमें। लिमिटेशन एक्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो यहां से भी प्री के आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या है? अधिनियम संख्या पूछा जा सकता है, क्या है इसका? 36 है। टोटल आपके सेक्शंस जो हैं वो कितने हैं? 32 हैं। भाग कितने हैं? पार्ट्स कितने? 5 पार्ट्स हैं। अनुसूची शेड्यूल कितनी है? 1 शेड्यूल है। अनुच्छेद कितने हैं? 137। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई यहां अनुच्छेद कहां से आ गया। देखिए, हमें लिमिटेशन की जानकारी कहां से मिलती है? कैसे हम कहेंगे कि ये फला चीज हो गया है तो इसकी लिमिटेशन ये है, हम कैसे पता करेंगे? जैसे ठीक उसी तरह जैसे हम जब सीआरपीसी पढ़ते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये मजिस्ट्रेट है, इतना दंड देंगे, कौन सा मजिस्ट्रेट, ये अगर अपराध हुआ है तो फला मजिस्ट्रेट देंगे, देखेंगे, ये सब हमें कैसे पता चलता है? ये हमें शेड्यूल से पता चलता है सीआरपीसी के। तो ठीक इसी तरह यहाँ भी एक शेड्यूल रखा गया है और वहाँ बता दिया गया है बाकायदे कि अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होगा तो ये परसीमा काल है, इसके अंतर्गत आप बात दाखिल करेंगे। ठीक है, तो ये शेड्यूल में बता दिया गया है। उस शेड्यूल में आपके अनुच्छेद बताए गए हैं। ध्यान रखिए, अब हमने इसकी बात की है तो आप यहां आ जाइए। अनुसूची हमने कहा 1 है, क्लियर है? 1 अनुसूची बताई गई, लेकिन इस 1 अनुसूची में 3 खंड बताए गए हैं।
पहला खंड किससे है? सूट से संबंधित है, जो कि 1 से लेकर 113 तक बताया गया है। ये 1 से 113 क्या है? यही इसी को कहा जा रहा है अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद। दूसरा खंड है अपील से संबंधित। ये कहां से 114 से लेकर 117 तक बताया गया है। और तीसरा खंड है एप्लीकेशन का, आवेदन का। पहला है वाद का, दूसरा है अपील का, तीसरा है एप्लीकेशन का। ठीक है, आवेदन का। ये कहां से है? 118 से 137 तक। तो हम कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद है वो कितना है? 137 टोटल अनुच्छेद बताए गए हैं। कहां? शेड्यूल में, अनुसूची में। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे यह क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए शेड्यूल 137 किससे संबंधित है? 4 आपके पास ऑप्शन होंगे। क्या क्या? जैसे पूछ दिया सूट पहला, दूसरा अपील, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आप मारेंगे? उसमें एप्लीकेशन मारेंगे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हुई बात अनुसूची की। और अनुच्छेद का हमने बता दिया। राष्ट्रपति की सहमति कब मिली है? तो 5 अक्टूबर 1963 को राष्ट्रपति की सहमति मिली। क्लियर? एंड लास्ट है कि लागू कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1964 से यह अधिनियम लागू हो गया। क्लियर? तो ये इतनी बेसिक जानकारी हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं अपने सेक्शन पे। सेक्शन प्रारंभिक भाग 1 पढ़ते हैं। टोटल भाग हमने कितने बताए? 5 भाग है। तो भाग 1 हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें 2 सेक्शन बताए गए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 बताया गया। सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 ठीक उसी प्रकार जैसा हर एक्ट में हम पढ़ते आते हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, 3 चीजों का उल्लेख किया होता है। संक्षिप्त नाम क्या है इसका? परिसीमा अधिनियम 1963, ये संक्षिप्त नाम है इसका। विस्तार इसका संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर शब्द का लोप कब से कर दिया गया? तो 31/10/2019 से जम्मू कश्मीर शब्द का लोप कर दिया गया और अब इस एक्ट को पूरे भारत पर लागू कर दिया गया, अर्थात जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत पर यह एक्ट लागू है। ठीक है, लास्ट है लागू कब है? तो हमने बता रखा है 1 जनवरी 1964 से यह लागू है। ध्यान रखिएगा कि इस एक्ट का नाम लिमिटेशन एक्ट 1963 है, 1963 है। ध्यान रखिएगा, लागू कब है? 1964 में लागू हो रही है और 1 जनवरी से। तो लिमिटेशन एक्ट का लागू होने की डेट तो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि जनवरी के पहले ही दिन से यह लागू है। ठीक है, तो 1 जनवरी 1964 से यह लिमिटेशन एक्ट क्या है? लागू है। अब देखिए सेक्शन, आप देख रहे होंगे कि सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 29 कैसे आ गया। 29 को इसलिए मैंने रखा कि 1 के साथ ही आप सेक्शन 29 को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देखिए यहां पे क्या है, विस्तार और लागू की बात की जा रही है कि कहां लागू है। तो हम 29 में भी ये देखेंगे कि लिमिटेशन एक्ट कहां लागू नहीं है, इसको हम देखेंगे। तो सेक्शन 29 क्या बात करता है? व्यववृत्तियों की बात करता है, जिसे हम कहते हैं सेविंग्स। 29 के तहत यह बताया गया लिमिटेशन एक्ट के उपबंध लागू नहीं होंगे। लेकिन कहां लागू नहीं होंगे? तो 4 जगह बताया गया कि 4 जगह ये लिमिटेशन एक्ट के उपबंध जो है ये लागू नहीं होंगे। कहां कहां नहीं लागू होंगे? पहली चीज समझिएगा, लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान संविदा अधिनियम के सेक्शन 25 पर लागू नहीं होंगे। कहां लागू नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 पर लागू नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है? बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो ये सेक्शन जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 पर लागू नहीं होते। ये पहला। दूसरा, यदि कोई स्पेशल या लोकल लॉ है और उनका खुद का लिमिटेशन का प्रावधान दे रखा है, तो उस कंडीशन में वहां पर यह लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, जैसे स्थानीय या आपका स्पेशल या लोकल लॉ खुद का है और उनका खुद का लिमिटेशन दे रखा है, तो वहां पर अब ये एक्ट लागू नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट,
कहां लागू नहीं होगा? विवाह और विवाह विच्छेद में यह अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये हुआ 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट कहता है कि लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 25 व सेक्शन 26 वहां लागू नहीं होंगे जहां सुखाचार लागू होता है, अर्थात इजमेंट लागू होता है, वहां सेक्शन 25 व सेक्शन 26 लागू नहीं होगा। सेक्शन 25, 26 क्या है? वो भी इजमेंट एक्ट से संबंधित है। जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 25 क्या है और 26 क्या है। तो इस तरह हमने सेक्शन 29 बताया, आपको कहा कि लिमिटेशन एक्ट के उपबंध कहां लागू नहीं होंगे। 4 कंडीशन है। पहला हमने बताया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 पर लागू नहीं। यदि कोई दूसरा कोई स्पेशल या लोकल लॉ है, उसका खुद का आपका लिमिटेशन है, तो वहां पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। तीसरा हमने बताया विवाह और विवाह विच्छेद पर लागू नहीं होगा। चौथा हमने बताया कि लिमिटेशन एक्ट के इस एक्ट के सेक्शन 25, 26 वहां लागू नहीं होगा जहां सुखाचार लागू होता है, इजमेंट एक्ट लागू होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको कुछ बेसिक जानकारियां बताया। इंट्रो हमने दिया आज लिमिटेशन एक्ट का, उसके साथ साथ हमने सेक्शन 1 को देखा और सेक्शन 29 को देखा। देखिए, आई होप यहां तक आपको जो वीडियो हमारी है वो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अगर सही लगा तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आगे की क्लास आपको चाहिए, इसके बाद ये तो फर्स्ट एक डेमो के रूप में आप कह सकते हैं था हमारा, और इसके बाद अगर आपको क्लास चाहिए तो आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी। ठीक है, यही नहीं, इसके अलावा भी कोई भी क्लास चाहिए आपको मेजर एक्ट में, माइनर एक्ट में, तो कोई भी क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो आप बताए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।